के शो में। ठोस शवाहिद, अहम दस्तावेजात ख्वाजा साद रफीक नैब के शिकंजे में। हमजा शहबाज भी नैब के रडार पर, बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी। पैरागॉन स्कैंडल, गिरफ्तार मुल्जिम कैसर अमीन भट्ट का अहम तरीन बयान मंजरे आम पर। साबिक वजीर-ए-आला पंजाब को मिलने वाले गैर मुल्की तहफ़ की तफसीलात मंजरे आम पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। ख्वाजा साद रफ़ी की गिरफ्तारी और उससे मुंसलिक कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पर अगर आते हुए पहले आपको बताएं, क्योंकि इस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में ख्वाजा साद रफ़ी के बारे में लिखा गया जी कि अक्यूज्ड हैज बीन continuously obtaining illegal illegitimate funds benefits from the project, यानी जो प्रोजेक्ट था पैरागॉन का, as he obtained 40 canal plots in his name and in the name of his brother ख्वाजा सलमान रफीक। और ये कहा जी कि accused by misusing his official position continued the expansion and marketing of illegal housing project and also obtained undue benefits in the form of sale of numbers of commercial plots worth billions of rupees। ये ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है, इससे पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जो बयान जो इस वक्त कैसर अमीन भट्ट ने दिया है वो बयान भी बड़ा इस वक्त इंपॉर्टेंट है। और उस बयान को हम आपको उसके हाथ से लिखा हुआ बयान जो है इस वक्त जो उसने लिख के दिया है जी, वो आपको आपके सामने रखते हैं। और इस बयान के मुताबिक, जिसको अगर मैं जो रिमांड रिपोर्ट के भी जो हवाला है उसमें भी देता जाऊं कैसर अमीन भट्ट की, उसमें लिखा है जी दैट अक्यूज्ड कैसर अमीन भट्ट डिस्क्लोज्ड दैट अक्यूज्ड नदीम जिया इन कन्वेंस विद अदर अक्यूज्ड पर्संस नेमली ख्वाजा साद रफीक एंड ख्वाजा सलमान रफीक fraudulently and illegally sold out commercial land measuring area 800 malla, valued today at 4 billion approximately to the general public, and land of which is owned by Shahid Butt. Accused is required to confront with Shahid Butt in this regard. तो 4 अरब रुपए 800 मल्ले की जमीन का जिक्र जो है कैसर अमीन भट्ट ने भी किया है। और सवाल यह है कि जो आज बार बार हमने देखा है जी कि जिस तरह से सियासी तौर पर इस मामले को बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करवा रही है, ये नहीं करवा रही है, या ये इसलिए हो रहा है कि पीटीआई करवा रही है। तो पहले हम सुन लेते हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बारे में क्या मौकिफ रखती है, यानी उनके वजीर इत्तलात जो है वो इस बारे में रखते हैं। फिर हम अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले फवाद चौधरी साहब की जबानी इस केस और इस अरेस्ट से पर्टिकुलर क्या कहा उन्होंने। लेट्स हियर दिस। मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर हाथ पड़ा है उनका माजी भी सबके सामने है, हाल भी सबके सामने है। मेरिट के ऊपर होना चाहिए। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हर जगह के ऊपर ये लगे कि मेरिट के ऊपर है। और ये जो सारी गिरफ्तारियां हुई हैं वो प्रोसेस हुआ है, अदालत ने उनका बेल रिजेक्ट की है, उसके बाद मेरा ख्याल गिरफ्तारी हुई है। तो हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है ना। ये सारे जो लोग जिन केसेस में पकड़े जा रहे हैं, ना हमने वो बनाए हैं, ना जो उनको पकड़ रहे हैं ना उनको हमने लगाया है, ना हम लगाने वालों में है ना बनवाने वालों में है। तो ये तो उन्हीं के लगाए हुए लोग थे और उन्हीं के दौर में अपॉइंट हुए थे। इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो गिरफ्तार कर रहे हैं और जो केसेस हैं वो भी पहले से बने हुए हैं। हमारा तो इनसे इतना अभी तो हमें तो पता भी नहीं किन किन केसेस में है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि पैसे इन्होंने बड़े खाए हैं, इसका तो पता है पूरी कौम। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इनके इल्म में नहीं है कि ये मामला क्या है, ये केसेस क्या हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि ये मामला नया नहीं है और इसको अगर लोग मुंसलिक कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से तो उसके सियासी एंगल्स क्या होंगे हम नहीं जाते, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि मामला कब से चल रहा है, आज से नहीं कब से चल रहा है। मिसाल के तौर पर ये एक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नैब की तरफ से लिखा गया 29 मार्च 2018 को एक खत लिखा गया जिसमें कहा गया जी कि बैंक रिकॉर्ड फराम किया जाए क्योंकि इंक्वायरी हो रही है अगेंस्ट द मैनेजमेंट एंड डेवलपर्स ऑफ पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड। और इस लेटर के अंदर ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के सीएनआईसी नंबर्स और रिकॉर्ड मांगा गया तमाम बैंक अकाउंट्स का, उनके तमाम एक्टिव और क्लोज्ड फाइनेंस फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड्स या अदर कोई फैसिलिटीज उन्होंने बैंक से जो हासिल की हुई हो, कंप्लीट डिटेल शोइंग द ट्रेल ऑफ ऑल क्रेडिट डेबिट ट्रांजैक्शंस ऑफ ₹500,000 एंड अबव, और उसकी डेट, डेबिट, क्रेडिट यानी पूरी जो बैंक स्टेटमेंट है उनकी, उनके नाम जो बेनिफिशियरीज के उन्होंने ड्रॉ या ड्रॉज किए हैं या उन्होंने अपने डिपॉजिट्स कराए हैं वो सारी तफसीलात। और ये तमाम कॉपीज नैब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मांगी थी 29 मार्च 2018, 29 मार्च 2018 को, जब इलेक्शंस का भी पता नहीं था,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो नहीं, लेकिन इलेक्शंस का भी नहीं पता था कि कौन सी हुकूमत आएगी। और मैं आपको यह बता दूं कि डीजी नैब लाहौर से इस प्रोग्राम में बेनकाब में हमारी गुफ्तगू हुई, और यह गुफ्तगू एग्जैक्टली 9 जुलाई 2018 यानी इलेक्शन से कुछ दिन कबल, तकरीबन 15 या 20 दिन कबल। और इस गुफ्तगू के अंदर भी डीजी नैब लाहौर ने, यानी ये पीटीआई की हुकूमत से आने से काफी माह कबल, बता दिया था कि साद रफीक का पैरागॉन से ताल्लुक है। बेनकाब में उन्होंने क्या फरमाया था मेजर शहजाद सलीम साहब ने, जरा ये सुन लें। ये जो 6 नाम अक्यूज के तौर पर हैं, इसमें कोई अहम शख्सियात जो इनके ऊपर इन मामलात को चला रही थी, क्या वहां तक बात गई इन्वेस्टिगेशंस में, या वहां तक कुछ आपको शुबा या शकूक या अक्यूज में नाम आए जो इनको चलाते थे, जो वुज़रा थे, यानी जो जिनके मातहत ये सारे काम हो रहे थे, या जाएगी बात आगे? मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है, हमने आज ही इसके अंदर जो ये इसमें जो साद रफीक साहब हैं जी, इनको नोटिस किया हुआ था कि पीएलडीसी के अंदर बहुत वाज़े तौर पे हमें ये चीज सबूत सामने नजर आ रहे हैं कि पैरागॉन जो है इसकी असल मालिक पैरागॉन है, और पैरागॉन के असल मालिक जो हैं वो अभी तक जो हमें सबूत नजर आ रहे हैं वो सारी चीजें आपकी तरफ जा रही हैं। तो आप आज तशरीफ लाएं और नैब की सीएटी के सामने इस बात को क्लियर करें कि इस केस के अंदर आपका एक बुनियादी किरदार है, और अगर ये नहीं है तो आप हमें जस्टिफाई करें। तो हमने ये लाने टाइप करके भेज दिया है कि जी मैं बिजी हूँ और इसलिए मैं नहीं आ सकता, और इस वजह से आप इसको इलेक्शन के बाद हमसे पूछिएगा। सही। अच्छा, तो ये तो चले, ये उनका जवाब था, तो अब आपकी तरफ से क्या इसका रद्देमल क्या होगा? जी बिल्कुल, उसको हम बिल्कुल चेयरमैन के इल्म में ये बात लाएंगे कि इन्होंने इसमें हमें कोऑपरेट नहीं किया। तो ख्वाजा साद रफीक को इलेक्शन से पहले जब बुलाया गया नैब में, तो उन्होंने इलेक्शन से पहले कह दिया कि मैं मसरूफ हूं, मैं आ नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब नहीं आई थी, और जब उनसे पूछगछ के लिए नैब ने उनको तलब किया था। और एक और इश्तिहार या आपको नोटिस दिखाऊं, नदीम ज़िया जो ताहाल मफरूर है, जिस बारे में नैब ने लिखा बाकायदा कि ये डायरेक्टर पैरागॉन सिटी प्राइवेट लिमिटेड, और इस बारे में 13 मार्च 2018 को एक खत के जरिए नदीम ज़िया ने नैब को कहा था जी कि वो 23 मार्च 2018 के बाद शामिल तफ्तीश होगा। ताहाल इस वक्त नहीं हुआ शामिल तफ्तीश, इसलिए नैब ने कहा कि आपको बजरिया नोटिस इत्तला दी जाती है कि आप मस्कूरा बाला केस में 5 यौम के अंदर 9 जून 2018 तक शामिल तफ्तीश हो जाए। 9 जून 2018 यानी इलेक्शन से 1.5-2 माह कबल। और अगर अदम तामील की सूरत में आपके खिलाफ सेक्शन 31 नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत सेक्शन 31A के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये वो नोटिस है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मियां अली अशफाक साहब मौजूद हैं, माहिर कवानीन माहिर कानून नैब है, जनाब अजहर सिद्दीक साहब सीनियर माहिर कानून लाहौर में, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ कराची में मौजूद हैं, डायरेक्टर नैब आप रह चुके हैं, फाइनेंशियल जो इस वक्त क्राइम्स हैं उसको देखते रहे। हमें अशफाक साहब पहले आपसे अगर पूछना चाहूं मैं, सर ये अहम तरीन मामला है, नैब को नत्थी करना, जोड़ना पीटीआई से, ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कामयाब होगी आपको लगता है अशफाक साहब? अपैरेंटली तो जी मुझे किसी सूरत भी ये इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कामयाब होती नज़र इसलिए नहीं आती कि अब फॉर द लास्ट 6 months to a year तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले एक ही रोना धोना शुरू किया हुआ था कि पाकिस्तान में अगर मेरी अकाउंटेबिलिटी हो रही है तो बाकी दूसरे की क्यों नहीं होती, और नैब पिक एंड चूज के केसेस बनाती है। बाद जो है वो ये स्टोरी इस तरह डेवलप होती है कि नैब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में जितने करप्ट एलिमेंट्स थे, ये जितने करप्ट ऐसे लोग जिन्होंने कोई करप्शन की हुई थी, सबके खिलाफ केस बनाना शुरू कर दिए। तो उसके बाद ये तो कम अज़ कम जवाज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से ख़त्म हुआ कि आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करते। अब ये कहते हैं कि जो हुकूमती वक्त की पार्टी है वो नैब में इंटरफेरेंस करके कोई पॉलिटिकल रिवेंज ले रही है। मेरे ख्याल से कि आहिस्ता आहिस्ता जूं मज़ीद नैब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के किसी भी इस तरह के पॉलिटिकल स्टैंस में कोई स्ट्रेंथ अब मज़ीद बाकी उसको तक़वियत अवाम में मिलती नज़र नहीं आती। और मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है, इन माई ओपिनियन वंस अगेन ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहना छोड़ेंगी नहीं, बिकॉज प्रोबेबली इन तमाम लोगों के पास अब ये खाली खोखला और बड़ा वीक किस्म का नारा रह गया है कि जी कोई भी जो काम है वो पॉलिटिकल रिवेंज या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बेसिस पे जो सा होता है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई अब मजीद फोर्स रह गई है। सही नहीं, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि खोखला नारा रह चुका है,
तो अजहर सिद्दीक साहब, ये जो केस है इस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ, ये ख्वाजा साद रफीक भी कहते रहे, नून लीग कहती रही कि ये केस खोखला है। तो सर आपके नजदीक कितना खोखला या कितना मजबूत ग्राउंड्स के ऊपर ये केस है अजहर सिद्दीक साहब, क्या लग रहा है आपको? आपको याद होगा सैफान के आपके पिछले प्रोग्राम में मैं कह चुका था कि दिन करीब आने वाला है, एविडेंस इतनी इकट्ठी हो गई है, ख्वाजा बादरान जेल के अंदर होंगे। ये शहादतों की बुनियाद पर है। मैं थोड़ा सा तारीख के झरोके में ले जाऊं, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया ख्वाजा साद रफीक को, इन्होंने वहां एफिडेविट अंडरटेकिंग दी है कि मेरा पैरागॉन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तारीख की बात बताने लगा हूं, 62(1) का केस, फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ते हुए अपना जो बयान अलफी और असासा जो डिक्लेयर किए, वहां ये चीजें डिक्लेयर नहीं की हैं। यानी बुनियादी तौर पर जो बात समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का इशू है। ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का इशू नहीं है, ये दो तरह से इशू है कि आपको पता है आशियाना स्कीम के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी बेनिफिशियरी पैरागॉन थी। पैरागॉन में बेनामीदार ये थे। अब ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का बड़ा सीधा केस बन गया है। साथ साथ दूसरी भी एसेट बियॉन्ड मीन भी आएगा, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी भी आएगी, और साथ साथ बाकी जो आएंगी कि इन्होंने जितनी असासा जाता है वो डिक्लेयर नहीं किए। और मैं आपको बहुत पहले कह रहा था कि जो नदीम जिया है ना, वो एक डमी आदमी है। नदीम जिया को इन्होंने भगाया हुआ है, और ये भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ये नैब की कारकर्दगी है कि उन्होंने कैसर अमीन भट्ट को जहां से ढूंढ निकाला। यानी अगर ये बेगुनाह है तो इन्हें आना चाहिए था, रिकॉर्ड देना चाहिए था। इनके पास तो तकरीबन सैकड़ों के करीब फाइल्स हैं, और इसी पैरागॉन सोसाइटी के अंदर उस दौर में इसलिए बचते रहे कि इन्होंने यूसुफ रज़ाक गिलानी को बहुत बड़ा घर बनाकर दिया। मैं नैब से गुजारिश करूंगा कि उस बात की भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करे। फिर इस पैरागॉन के अंदर रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन और सरकारी FIA वो सारे लोग यहाँ भर्ती रहे थे। जब उन सबको पकड़ेंगे तो डाटा सामने आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा कि पैसा इस मुल्क से बाहर कैसे ट्रांसफर हुआ। फिर एक टेलीफोन रिकॉर्ड का मैं बार बार जिक्र कर चुका था, आपने कहा था कैसर अमीन भट्ट का टेलीफोन रिकॉर्ड, उनके घर आना जाना, एक एक मूवमेंट, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। प्रॉब्लम है कि रिकंसाइल करने की वजह है कि नैब को बैश करने के लिए बैशिंग कर रहे हैं, अब बिला वजह तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अपना जो लाहौर के डॉक्टर मेजर सलीम शहजाद साहब हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको अभी तक इस गवर्नमेंट से बड़ी मुझे उम्मीदें थी कि उनको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देंगे, तनख्वाहें आप बढ़ा नहीं सके। यानी एक तरफ 56 कंपनियां बनाई तो 40-40 लाख रुपया तनख्वाहें थी। जरा कंपैरिजन तो करें कि उन्होंने क्या करना था और ये नैब कितना काम कर रहा है। ये कैसर अमीन भट्ट का जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, मैं सारी चीजें, और अजहर साहब मैं कैसर अमीन भट्ट का जिसका जिक्र करना है, हारिस नवाज साहब, मैं अगर इजाजत है, मैं टाइम अभी है तो हम साद रफीक साहब की ट्वीट्स पहले दिखा देते हैं, फिर हारिस नवाज साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि जी ख्वाजा साद रफीक ने जब कैसर अमीन भट्ट गिरफ्तार हुआ था तो हारिस नवाज साहब उसने कहा कि जो ट्वीट किया ख्वाजा साहब ने कि डीजी नैब लाहौर ने कैसर अमीन भट्ट को वादा माफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला, इनके इनकार पर इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। फिर ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि नैब हिरासत में कैसर अमीन भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इत्तला मिली है कि उनसे सादा कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये वो बयान है जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं। और कहा है जी कि इन्हें जेरे हिरासत ममनूआ ड्रग्स देने के इत्तलात मौसूल हो रही हैं ताकि कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाए। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि नैब अथॉरिटी और नैब अदालत को कैसर अमीन भट्ट की अहलिया की दरख्वास्त के बावजूद उनके मुकम्मल तिबी मायने के लिए मेडिकल बोर्ड अब तक क्यों तश्कील नहीं दिया गया। डीजी नैब लाहौर मुस्लिम नून और मेरे खिलाफ हुकूमती एहलकार बने हुए हैं, इनकी मौजूदगी में शफाफ तहकीकात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। हारिस नवाज साहब, ये ट्वीट्स हैं, फिर कुछ उन्होंने लीगली भी इसको हैंडल किया था केस को, लेकिन इस पर क्या राय होगी? देखें, एक तो बड़ी क्लियर बात है कि नैब इस तरह की कार्रवाई नहीं करती है। नैब ने जब तक एक प्रॉपर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस नहीं आ जाती है, डिफरेंट गवाहान जो आते हैं वो आके डिटेल देते हैं, और जब वहाँ पर कंपैरिजन करते हैं 2+2 करते हैं, एंड व्हेन दे रीच टू अ कंक्लूजन यस मिस्टर A, B, C आर इन्वॉल्व, उनके ख्याल सफिशिएंट एविडेंस आ गई है, देन दे प्रोसीड फर्दर। अब ये बात कर देनी कि ये वहाँ पर तशद्दुद के, नैब में बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया जाता, बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया जाता, रेस्ट एश्योर। एक तो ये है। नंबर 2 बात है कि जिस तरीके से बात करेंगे डीजी नैब इन्वॉल्व हो गए हैं, कोई भी नहीं होता। इशू ये है कि जब आपके खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाती है और नैब को जब ये यकीन आ जाता है कि आपकी इतनी सफिशिएंट एविडेंस आपके खिलाफ है कि आपको प्रोसिक्यूट किया जाता है, उस वक्त वो अरेस्ट वारंट निकालते हैं। और वो भी इसलिए निकालते हैं, आप चाहे जहाँ भी रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बाहर रह के एक तो कॉपरेट नहीं करते हैं, नंबर 2 ये है कि आप बाहर जो विटनेसेस होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं
और जो लोग होते हैं उनको हिंड्रेंस करते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको हरास करते हैं, डराते हैं, उनको गायब करते हैं, जैसे नदीम का केस आपके सामने है। अच्छा आरिफ साहब, मैं इस बात को यहीं से आपकी जोड़ते हुए मैं आपको सुनाऊंगा भी, अभी मैंने बताया कि उन्होंने लिखा क्या था, उन्होंने बोला क्या था, ये भी सुनाऊंगा, और दीगर पैनलिस्ट से भी हम जानेंगे कि जो उन्होंने कहा है इस केस से मुतालिक ख्वाजा साद रफीक का अपना मौकिफ रहा है वो क्या रहा है मुसलसल तसलसल के साथ। इस ब्रेक के बाद हम जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन हकायक और फैक्ट्स के साथ आपको बता रहे हैं। वो बयान दिखा रहे हैं कैसर अमीन भट्ट का, जिसमें वो बताता है कि किस तरह 4 अरब रुपए 800 मल्ले का एक प्लॉट और 40% जमीन पैरागॉन की ख्वाजा बरादरान को माली फवायद क्या हासिल हो रहे थे, उससे मुबैना तौर पर मनी ट्रेल क्या था, फाइनेंशियल बेनिफिट्स और मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या ड्राइव किए जा रहे थे पैरागॉन सोसाइटी से। और फिर वो नदीम ज़िया, और जिसके असासाजात की फहरिस्त भी आज हम आपको कल दिखा चुके हैं, फिर दोबारा जरूर उस पर आएंगे। लेकिन ख्वाजा साद रफीक इस केस से पर्टिकुलर जो तहकीकात हैं, यानी जो इस केस से पर्टिकुलर कहते रहे, पहले ये सुन ले, फिर नैब के मुतालिक क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेट्स हियर दिस। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि मुझ पर और मेरे भाई पर एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का मालिक होने का ये इल्जाम लगा रहे हैं। अब तक इन्होंने तकरीबन 1.5 महीना हो गया लाहौर हाई कोर्ट में कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सबूत वो मुहैया नहीं किया। और नैब के रवैये के बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब जहां ट्वीट्स के जरिए बताते रहे कि वो गैर ममनू अशिया या ड्रग्स का इस्तेमाल और ये तमाम चीजें, तो वर्बली वो अपने क्या बयानात में कहते रहे इस बारे में। लेट्स हियर दिस आल्सो। इन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार करके टॉर्चर किया है, जिनमें से 5 अफराद ये गवाही देने पर, ओथ देने पर, अल्लाह के मुकद्दस कलाम पर तैयार हैं कि इन्होंने उनको फिजिकल टॉर्चर किया है और उनको मजबूर किया इलीगल डिटेंशन के दौरान कि वो मेरे खिलाफ कोई सबूत दें या गवाह बने। साहब, ये बड़े संगीन इल्जामात हैं नैब के ऊपर। आप नैब में डायरेक्टर रहे, इस पर आप क्या समझते हैं, ये इल्जामात सही हैं? हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए, चेयरमैन नैब को करनी चाहिए, क्या मामला है आखिरकार? देखें, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है और क्योंकि मैं नैब में रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं की जाती नैब में। नैब में सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपसे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है और जो भी उन्होंने उस पर डिड्यूस करना होता है वो निकाल लेते हैं। और इसी वजह से ये ख्वाजा साद रफीक साहब जो 1.5 महीने से कोशिश कर रहे थे कि ना जाएं, क्योंकि बाहर बैठ के ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अच्छा, जो विटनेसेस हैं उनको करते हैं, फिर रिकॉर्ड में, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे हैं लाहौर में, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती थी। इसलिए जब आपको पूरी एविडेंस आ जाती है, तो अब जब ये जाएंगे, अब नैब इनकी इन्वेस्टिगेशन करेगा आफ्टर जुडिशल रिमांड के बाद, तो आप देखेंगे ये कितनी चीज़ें खुद बताएंगे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग में, और जो वहाँ पर पहले से ही मुलज़िम मौजूद हैं जो पकड़े हुए हैं वो इनके सामने जब बैठेंगे तो बात हमको पता चल जाएगा। इसलिए ये कोशिश कर रहे थे कि इनको बेल ना मिले। मेरे ख्याल में भी आपको और बहुत ज़्यादा इंकशाफात नज़र आएंगे इनके अरेस्ट होने से। बाकी लोग आप जो डरे हुए थे, जो सामने नहीं आ रहे थे, इवन मुझे शक है कि शायद मिस्टर नदीम भी अब सामने आएँ और आके अपने आपके जो भी बयान देना है वो दें इनके खिलाफ, और पता चलेगा कि किस तरीके से कितना पैसा इनके अकाउंट में जाता रहा पैरागॉन की तरफ से, और इससे क्लियर पता चल जाएगा कि कौन इसका बेनिफिशरी है और कौन ओनर है, कौन इसको चला रहा था, कौन बेनिफिट ले रहा था। और अल्टीमेटली ये जो केस है ये बहुत जल्दी अपने कंक्लूजन की तरफ जाएगा। कंक्लूजन मीन कि इन्वेस्टिगेशन ये रेफरेंस बनेगा और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यस, एक हो सकता है कि नैब इनको बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जी आपने इतने बिलियन रुपीस की करप्शन की है, इतने पैसे हैं, ये आप पे करें। जो नैब चाहता भी है कि पैसा रिकवर किया जाए। अब डिपेंड करते हैं इनके ऊपर कि ये उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। इसी तरीके से नवाज शरीफ के केस में भी होता है। सब में साथ ही साथ जो एक बदनीयती है, बदउनवानी है, उसकी ज़रूर सज़ा होनी चाहिए कि आपने एक इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे बैठ के चीफ मिनिस्टर ने आपने मिल के आशियाना में
उसके बाद कितने प्लॉट इसमें पैरागॉन सिटी में लिए और कितना गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया, लोगों को नुकसान पहुंचाया, लोगों के पैसे का आपने गलत इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सही, तो मतलब अभी ये मामला आगे बढ़ना और आपको उम्मीद है कि रेफरेंस बन जाने बड़ा। एब्सोल्युटली। अच्छा, इन्होंने जो प्रेयर की थी इस वक्त मियां अशफाक साहब, साद रफीक साहब ने, उन्होंने बाकायदा पहले चेयरमैन नैब को खत लिखा था और ये जो उन्होंने खदशात जिनका इजहार किया था उस बिना पर उन्होंने कहा था कि ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड दैट द इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग इन लाहौर मे वेरी काइंडली बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर रीजन to be conducted and concluded by an independent, impartial and honest investigator in the interest of justice, equity and fair play। उन्होंने आगे कोर्ट में भी जो इस्तदा की थी कि ये जो मामला है जी कि द रिस्पोंडेंट नंबर 3 भी समन एंड आस्क्ड टू एक्सप्लेन अंडर व्हाट अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी डीजी नैब लाहौर को समन किया जाए कि उन्होंने वायलेशन की है अपने रूल्स की और अपने कंडक्ट की, और इन्वेस्टिगेशन को मूव किया जाए वहां से। इन्होंने हाई कोर्ट में प्ली की थी ट्रांसफर ऑफ इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन के नाम से। तो ये अशफाक साहब बाकायदा कोर्ट में अप्रोच कर चुके थे, फिर ये कहते हैं कि कैसर अमीन भट्ट के लिए भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया कि ड्रग्स दी जा रही है नहीं दी जा रही। ये मुतालबात इनके जायज हैं अकॉर्डिंग टू लॉ है आपके नजदीक? देखें, एज फार एज दी क्वेश्चन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, तो आपके पाकिस्तान में जितने जनरल लॉज हैं, पुलिस के लॉज या दूसरे स्पेशल लॉज हैं, उनमें तो ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पावर स्टैच्यू में या रूल्स में दी होती हैं। लेकिन नैब ऑर्डिनेंस 99 में कोई ऐसा सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल साइड पे ऐसा सेक्शन या प्रोविजन अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पे कोई भी शख्स, कोई भी फरीक जो सा केस का, वो चेयरमैन नैब को एप्लीकेशन दे कि किसी कानूनी प्रोविजन के तहत कोई एप्लीकेशन एंटरटेन हो सके ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जितनी ग्राउंड्स अभी तक रूटीन में हाईलाइट हो रही हैं कि कहा जाता है कि जी कोई कुछ ऐसे अशखास हैं जिनको टॉर्चर किया गया है, वो कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं है। इलीगल डिटेंशन की गई है, वो ये भी नहीं बताया गया किसको की गई, कब की गई, क्या दिन था, क्या वक्त था, कितनी देर के लिए किया गया। जब वो इलीगल डिटेंशन से लोग फ्री हो गए, ना ही उनकी फैमिली ने जाकर जो सा कोर्ट में कोई हेबियस पिटीशन फाइल की कि हमारे कोई ऐसे अजीज है जिनको इलीगल डिटेंशन में नैब ने रखा हुआ है। तो जनरली ऑन द फेस ऑफ इट अगर बात की जाए तो ये फ्लिमजी सी ग्राउंड है, बड़ी वीक ग्राउंड है, जिसकी बेसिस पे नैब चेयरमैन तो क्या, अगर किसी भी अथॉरिटी को ट्रांसफर ऑफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी जाती तो एंटरटेन नहीं होनी थी। हाउएवर, एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ अपीयरेंस ऑफ नैब डीजी लाहौर जो है, उनकी अपीयरेंस जो मीडिया पे है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। वो उनको किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये उनका कंडक्ट जो है, नॉर्मल रूटीन का कंडक्ट ये अलाउ नहीं करता कि वो ड्यूरिंग दी पब्लिक सर्विस, और पर्टिकुलरली जब किसी ऐसे हसास मामले में जिसको इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल लो प्रोफाइल रखना है और बिल्कुल भी इस तरह उसको आवाम के सामने नहीं लाना, उसकी वायलेशन जो है वो डीजी नैब ने जरूर की गई है, जिसके लिए चेयरमैन नैब को चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उनके खिलाफ इनिशिएट करें और उसका भी जो है वो लाजमी जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो चीजें हैं कि जी ड्रग जो है वो कोकेन दे दी गई है, ये आई बिलीव सच लाइक एलिगेशंस आर लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ, particularly with the NAB एजेंसी। मैं नहीं कहता कि NAB वाले सारे ही दूध के धुले हैं, हो सकता है छोटा मोटा साइकोलॉजिकल या फिजिकल टॉर्चर करते हो, लेकिन ये कोकेन दे देना, ड्रग दे देना और उस हालत में जो सा कन्फेशन लेना, दिस इज एब्सोल्युटली अनहर्ड ऑफ। दिस हैज एब्सोल्युटली नो एग्जांपल इन द पास्ट, नजर ही नहीं आया ये इसकी। ये और दूसरी बात ये है कि ये भी जो सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि अब उनकी सेक्शन 164 सीआरपीसी की कन्फेशनल स्टेटमेंट और साथ साथ अप्रूवर बनने के लिए जो उनका अप्रूवर बनने के बाद जो सेक्शन 26 के तहत, सेक्शन 26 ऑफ द नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो कोई भी मुलजिम जो है वो चेयरमैन नैब को एप्लीकेशन देता है कि जी मुझे माफ कर दिया जाए कोई भी ऐसी गलती जो मैंने की है, और बिकॉज आई वांट टू ट्रेड अ बिग फिश, तो वो फिर चेयरमैन नैब उसको एंटरटेन करता है और अगर उसकी एप्लीकेशन जो से अप्रूव हो जाए तो फिर उसको अप्रूवर बनाने के लिए सर्टेन कंडीशंस दी जाती हैं कि प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि आप हकायक जो हैं वो इस तरीके से सामने लेके आए जो कि उसकी सब्सटेंटिव वैल्यू देखी जाती है कि कितना मटेरियल उनके पास अवेलेबल है। उसके बाद नैब एप्लीकेशन देती है कोर्ट में कि जी ये बंदा जो है अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है, जिसके बाद जो है 164 सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। चूंकि वो स्टेटमेंट का जो प्रोसीजर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होती है किसी बंदे की, वो अकेला अदालत के सामने मौजूद होता है, उसके साथ कोई भी एजेंसी का आदमी यानी कि नैब का कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का आदमी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद नहीं होता। ये ओपन, इंडिपेंडेंट और बड़ा ट्रांसपेरेंट किस्म का प्रोसीजर होता है। नॉर्मली इसमें किसी भी फरीक की, दोनों फरीकैन में ये इंटरफेरेंस नहीं होती। तो मजिस्ट्रेट जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले ये सारे सवालात जो उनसे किसी भी फरीक से पूछते हैं या किसी भी दरखास्त गुजार से पूछते हैं
कि क्या आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर तो नहीं है, क्या आप पे कोई दबाव तो नहीं है, क्या आपको कोई खतरा तो नहीं है, क्या आप अपनी इंडिपेंडेंट विल से ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं? तो उसके बाद जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा देना कि जी कोकेन पे लाके ये कोई स्टेटमेंट ली गई है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये बड़ी वीक ग्राउंड है। मेरे सब में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ये जो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर कोकेन का लफ्ज नहीं है, लेकिन मैं असल में ये इन्होंने मैसेज किया था हमारे प्रोड्यूसर साहब को भी, अबूबकर साहब को जो उस वक्त है, वो उनको भी मैसेज किया था। और ये जब हम जब प्रोग्राम कर रहे थे पिछली दफा तो इनका मैसेज आया था। उस मैसेज के दौरान जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, और मैं अगर वो पढ़ के उसमें उन्होंने लफ्ज का कोकेन का इस्तेमाल किया था। वो जो मैसेज था मैं बता भी देता हूँ, और अजहर सिद्दीक साहब अगर आप जवाब भी देना चाहें इस पर आपसे पूछेंगे भी। उन्होंने लिखा था, झूठ जबर और प्रोपेगेंडा एक दिन बेनकाब होगा, किसी को अगवा करके धमकाना, कोकेन पिलाकर बयानात लेना नैब की बदमाशी है। आप भी झूठों, यानी हमें वो कह रहे थे, हम जो प्रोग्राम कर रहे थे, आप भी झूठों के साथ अपना हिस्सा डालकर सवाब दारैन हासिल फरमाएं, फरमाइशी प्रोग्राम जरूर करें और अल्लाह से पाएं। ये अजहर साहब उनका मैसेज आया था, ये कोकेन का लफ्ज उसमें था। उन्होंने ट्वीट में तो खैर ममनू अशवा लिखा था, मैसेज में उन्होंने ये कहा था। मियां साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या इस पे? पहले ये मैसेज था उनका जी, कोकेन जी। अच्छा सैफान साहब जरा बात समझिएगा, ये इन्हें कोई इल्हाम हो गया था कोकेन पिला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है, आपको ये फॉरवर्ड करना चाहिए नैब को। इसका मतलब क्या है? मैं इसकी दूसरी बात क्यों ना लूं? उन्होंने ट्वीट में ये लिखा है, ये मैसेज में लिखा है, ट्वीट में उन्होंने ममनू अशवा का इस्तेमाल लिखा है जी। मैं देखिए ना, मैं बात बता रहा हूं कि आपके सामने रखने के बाद इसका मतलब है वो कारोबार से हटाना चाहते थे, कोकेन में लगाया हुआ है, और आपने उनके बयान में ये देखा है कि उनको कारोबार से हटाने के लिए, यानी वो अगर कारोबार में आ गए थे बेनामी तौर पर अगर हैं, तो उनको हटाने के लिए प्रोसीजर सारा किया जा रहा है। आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है आपको? आवाज आ रही है मुझे, आवाज थोड़ी कम हुई है जी सफर में आ रही है। अच्छा ये समझिएगा बात क्या है। असल में बात आपके सामने एक और ब्रेक कर दूं जी, वो बहुत जरूरी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने उस दिन मौजूद था। असल जो इशू है, इससे बड़ा स्कैंडल, अजब करप्शन की गजब कहानी, वो एलडीएस सिटी है। मियां ताहिर जावेद जो एयर एवेन्यू के हैं, और ये तो भी मियां ताहिर जावेद के साथ भी साद रफीक पार्टनर है, वो रिकॉर्ड सामने आ जाएगा आने वाले दिनों में। और बाकायदा एलडीए सिटी के अंदर जो इतना बड़ा फ्रॉड है, उस दिन एलडीए ने वो रखा कि प्लॉट को 60,000 कनाल जगह लेनी थी, वो चंक्स में खरीदी गई, करीम पैसा कमाकर चले गए, वो पॉकेट्स में से एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकता, अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए। वो इतना बड़ा केस होना है आने वाले दिनों में, वो भी आ रहा है। और उसी वही वजह बनी थी कि ये जमानते वकीलों के जरिए, दोस्त हैं हमारे अच्छे, जिस तरह ये जमानते एडजर्न कराते रहे वन वे और दी अदर, यानी हमने इन्वेस्टिगेशन चेंज करानी है, एडजर्न कर दें जमानत को, ऐसी कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, यानी हर दफा को कभी वकील मौजूद नहीं है। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से ये आंख में चोली खेल रहे थे ताकि ये सारी चीजों से बच सके। अब आने वाले दिनों में अब सारे हकायक, यानी ये तो अब इल्जामात की बात कर रहे हैं ना भाई, ये हकायक की बात है। एक साइकिल पे चलने वाला आदमी, अगर इनके वालिद साहब का बहुत अदब और एहतराम है, जरा उनके एसेट्स तो देख लें कि ये रहते कहां थे। और आज अगर आप जाकर देखें अरबों रुपए में, ये अरबों रुपए कैसे बन गए? खाली जमीन की लेन देन का इशू नहीं है, ही वॉज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस होल्डर, ही एंड हिज ब्रदर, दोनों के दोनों। और जिस तरह हाउसिंग सोसाइटी अप्रूव कराई गई एलडीए के अंदर, जिस तरह एलडीए सिटी का तो इतना बड़ा स्कैम है कि इसके ऊपर एक पूरा ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज बनाया गया, वो आप और मेरे पैसे से है, आवाम से जमीनें लैंड एक्विजिशन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जबरदस्ती उठाई गई, तो वहां लोगों से कौड़ियों के भाव जमीनें, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं मियां शफात साहब आपका शुक्रिया अदा, क्योंकि आपको शायद किसी और भी जगह जाना है, तो आपका शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, और हारिस नवाज साहब और अजहर सिद्दीक साहब साथ हैं। तो इसके बाद आते हैं, तो ये आपको बताते हैं कि ये जो नोटिस आपको दिखाया है, इस नोटिस में नदीम जिया के असासाजात कितने हो चुके हैं, और इसके बाद चेयरमैन नैब ने हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट दी थी कुछ दिन कबल, और अपनी आखिरी इनिंग्स का हवाला दिया था उस स्टेटमेंट में। हम आपको सुनाएंगे, दिखाएंगे चेयरमैन नैब का वो अज़म क्या था, और उससे मुंसलिक जो आज के हालात हैं वो क्या हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक रोज की तरह आज आपके सामने फिर रख रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आला पंजाब कुछ अहम तवाइफ तो मिलते हैं, जो तोहफे वो मिले।
और ये तहाइफ जो है इस वक्त उनकी फहरिस्त पंजाब गवर्नमेंट ने जारी की, तो उसमें तकरीबन 2013 से मई 2013 से लेकर 2018 तक, जब तक वो हुकूमत में थे, उनको 35 ऐसे तोहफे मिले। ये वो फहरिस्त है जो इस वक्त जो तोहफों की फहरिस्त है। इसके अंदर एक इंडियन हाई कमिश्नर का भी चांदी का बर्तन है जो उन्होंने अपने घर में रखा हुआ है। इसी तरह से वो तमाम तहफ जो उन्होंने, जिसका रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट को मिला और जो पंजाब गवर्नमेंट ने आज शेयर किया जी इस पर, जिसमें 3 ऐसे हैं जो उन्होंने अपने घर मुंतकिल किए, 29 ऐसे गैर मुल्की तहफ हैं जो उन्होंने अपने स्टोर में रखे हुए हैं, 7 जो है वो क्लब रोड पर आवाजा किए गए। और ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके साथ उनके बेटे के हवाले से आज एक खबर भी शेयर कर दूं, हमजा शहबाज के बारे में, जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया और उनको सफर करने से रोका गया। इससे पहले बड़े अहम केसेस में हमजा शहबाज को भी कॉल अप नोटिस इशू किए जा चुके हैं, चाहे वो पंजाब पावर कंपनी के मामलात हो या वो जो ड्रेनेज की तामीर है इस वक्त रमजान शुगर मिल के बाहर 21 करोड़ रुपए से, उधर भी हमजा शहबाज, सलमान शहबाज का नाम जो है सामने आ रहा है। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने इस बारे में स्टेटमेंट दी आज, और नून लीग का जो मौकिफ है एज तर्जुमान PMLN, उन्होंने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। मैं ये वाज़िया तौर पे बता दूं कि हमजा शहबाज शरीफ को ऑफलोड नहीं किया गया, वो एक जिम्मेदार शहरी हैं। हम लोग जो हुकूमत के इस वक्त दाएं और बाएं बैठे लोग हैं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। और जब हमजा शहबाज साहब इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचे तो उनको कहा गया कि आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मेरा सवाल ये है कि क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई दहशत गर्द हैं खुदा ना खास्ता? क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जब नैब ने बुलाया किसी पेशी पे नहीं गए? क्या वो मतलूब है नैब के? क्या वो इश्तेहारी हैं? इन तोहफों को और इन तहाइफ को देखने के बाद आपको नदीम ज़िया के असासाजात दिखाते हैं, जो जिनकी मालियत जो है वो 86 करोड़ रुपए बनती है, 37 करोड़ की लाइबिलिटीज हैं। और ये जो आप अगर देखें इसकी गाड़ियां, 3 गाड़ियां, उसमें 14 बेनामी प्रॉपर्टीज हैं और 6 ऐसी प्रॉपर्टीज जो दूसरों के नाम है। इस फहरिस्त के अंदर ये हमने कल आपको दिखाई थी और आज ही नदीम ज़िया के हवाले से अहम तरीन और एक नोटिस भी हम आपको आज जो आया हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमें मौसूल आज हमें मिला। ये नोटिस भी आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी सब्सटेंशियल और अब इसके एविडेंस मिल रहा है। अजहर साहब कह रहे थे और कल राना अजीम साहब भी कह रहे थे कि ये भी अरेस्ट होने वाला है। हारिस नवाज साहब, एसिड बियॉन्ड मींस की इंक्वायरी, अब मैं कहना चाहूंगा कि नदीम ज़िया के असासाजात 86 करोड़ के कहां से उसके पास आए? वो 3 कंपनीज का हवाला दे रहा है, पैरागॉन होल्डिंग, पैरागॉन एक्सचेंज, बिस्मिल्लाह इंजीनियरिंग। क्या ये भी साद रफीक के तो नहीं होंगे, बेनामी है, क्या है ये? देखें, बेसिकली ये मैं बात करूंगा, एक तो नैब पहले ये देख लेंगे कि इनके पहले जो है एहसासात क्या हैं जी, क्या इनकी फैमिली, फादर का बिजनेस क्या था, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या इनके पास एसेट थे और आप ये इतने एसेट इतने अरसे में कैसे मिल गए। ये सबसे अहम होती है बात। और उसके बाद जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें से 50% ज़्यादा जो है जितने भी बेनामी इनकी प्रॉपर्टी है, में भी हो सकता है जो नैब में बाद में क्लियर हो कि वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक या उनके भाई की होगी, जिनमें ये डायरेक्टर थे। और इसीलिए मेरे ख्याल में इनको गायब भी किया गया है या ये गायब हो गए हैं कि ये नैब में जाके और ज़्यादा कैसर अमीन पट की तरह इनके शफात ना करें जो इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंस आ जाए। अच्छा, तो एक तो ये देखने की बात है। सेकंड बात यह कि इस वक्त जिस तरीके से इंक्वायरी हो रही है, इसमें ये पता चलता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और अभी इसमें और इंकशाफात होंगे। आप क्योंकि ये दोनों भाई की जब इंक्वायरी होगी, जुडिशल रिमांड के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, क्वेश्चन होंगे, क्रॉस क्वेश्चन होंगे, लोगों को सामने बिठाया जाएगा, उनकी जो रिकॉर्डिंग हुई वो उनको सुनाई जाएगी, फिर पता चलेगा कि इसमें और कितना कुछ निकल रहा है। और इसी वजह से ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि नैब की गिरफ्त में ना आए, ये बेल लेके अपना टाइम गुजारते रहें और नैब इनको अरेस्ट ना कर सके। और इसलिए नैब की ज़्यादा कोशिश ये भी की थी कि जब तक दे आर द मटीरियल विटनेसेस, मटीरियल एविडेंस इनके पास है, ये आप बताएंगे। जिस तरीके से बातें करना और नैब पे इल्ज़ाम लगा देना और केस ट्रांसफ़र करने की बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इसमें नैब का सिस्टम फ़र्क है। अच्छा, देखिए, कोर्ट में ये होता है कि कोर्ट जज जो होता है वो इनको सुन रहा होता है एविडेंस दोनों साइड्स की और आप उस पर अदम एतमाद करते हैं। यहाँ डीजी नैब कोई भी जो रीजन का है, ही हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इंक्वायरी। उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम है, एक डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद उसमें केस ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, फिर उसमें एक लॉ एक्सपर्ट होता है, ये इंक्वायरी करते हैं। सिर्फ अल्टीमेटली बताया जाता है डीजी नैब को कि जी अभी हमने ये एविडेंस अवेलेबल कर ली है, इसमें इतनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस है और नेक्स्ट स्टेप के लिए वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। अदरवाइज डीजी नैब का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। यहाँ से भी चेयरमैन नैब के पास केस जाता है और वहाँ डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ क्या रेफरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितनी एविडेंस हैं, कितनी नहीं है,
और वहाँ जब एक एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग होती है उसमें क्लियर होता है। तो ये चीज़ आई थॉट कि ये हमारे अवाम को भी बड़े क्लियर होना चाहिए। और बहुत ही नैब एक फेयर अदारा है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो नैब के खिलाफ सब तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, इसका मतलब है कि नैब काम कर रहा है, दे आर डूइंग, और करप्ट लोगों के खिलाफ कर रहा है, और वही ज़्यादा शोर मिला रहे हैं क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है कि सब मिल गैंग अप कर रहे हैं इनके खिलाफ। और आई थिंक आई मस्ट गिव क्रेडिट टू चेयरमैन नैब और रीजनल डीजीज को कि वो विदाउट दैट प्रेशर दे आर स्टिल वर्किंग। अच्छा, आज जो नैब जो काम कर रहा है, मैं ये क्योंकि कुछ माह कबल जब चेयरमैन नैब ने आइडेंटिफाई किया था कि बाज ऐसे पंजाब गवर्नमेंट का अदम ताउन, जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त बाकायदा अदम ताउन की शिकायत की थी चेयरमैन नैब ने, और उसके साथ इंतबाह भी किया था साथ में। तो वो आप जरा सुने और आपको, क्योंकि क्या उसमें कोई फर्क पड़ा है उस कल्चर के अंदर, और अब ताउन किया जा रहा है तभी ये मेगा केसेस आगे बढ़ रहे हैं। पहले सुनते हैं कि चेयरमैन नैब ने क्या कहा था। हुकूमत पंजाब के इदारों की बात कर रहा हूँ, उनसे अदम तावन की भी शिकायत है। अदम तावन इस वक्त तक तो स्माइलिंग फेस के साथ बर्दाश्त किया है, आइंदा अदम तावन बर्दाश्त नहीं करूँ। आरिफ साहब, इस अदम ताउन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि वाई एक्स चीफ ने पंजाब वाज अरेस्टेड। बाहर रह के आप इन्फ्लुएंस करते हैं, मैंने जो चीफ मिनिस्टर, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो, फिर आप जिसको मना कर देते हैं, हरास कर देते हैं, फैमिली को डरा देते हैं, वो एविडेंस लेके नहीं आते हैं। जब आप अरेस्ट हो जाते हैं, आप नैब के कोर्ट पे पास तहफील में आ जाते हैं, तो फिर वो इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाता है, लोग डरते नहीं हैं, और वो पूरा रिकॉर्ड लेके जो भी एविडेंस होती है, जो ऑफिशियल मांगी जाती है, वो लेके आते हैं और बताते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब सो इज़ नॉट इन पावर, और वो जो एक इन्फ्लुएंस का होता है तनासर, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए भी ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को भी अरेस्ट किया गया है। अब एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बाकी जितनी रह गई इंक्वायरी वो की जाएगी, और फिर उसके ऊपर कंक्लूजन में पहुँच के नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। अगर ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है तो रेफरेंस जाएगा, अगर ये इंक्वायरी है तो इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर ये केस चलेगा। मेरे ख्याल में दिस इज़ अ बेसिक रीज़न कि इन्फ्लुएंशियल लोगों को जब अरेस्ट किया जाता है ताकि बाकी लोग इनकरेज हो विदाउट खौफ व खतर के वो जाके एविडेंस दे सकते हैं। अच्छा, ये जो इस पूरे मामले में जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है इस ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में, उसमें लिखे है जी कि दैट अक्यूज ख्वाजा साद रफीक थ्रू हिज बेनामीदार वाइफ गजाला साद रफीक, ब्रदर ख्वाजा सलमान रफीक, in association with Kaisar Amin Butt and Nadeem Zia established a housing project in the name of Air Avenue, which was converted into a new housing project, namely Paragon Limited। अब इसमें जो कल्यूजन और कोलैबोरेशन की बात है, नदीम जिया जिसको हम बता रहे हैं कि असासाजात की फहरिस्त है, गायब है अभी तक, and Amin Butt, Kaisar Amin Butt cheated the members at public at large and obtained illegal benefits for the funds of said illegal housing project। अब है ये हाउसिंग प्रोजेक्ट, और अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि एलडीएस सिटी भी एक और हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिस पर नैब आगे काम कर रही है। तो इन हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से चेयरमैन नैब क्या फरमा रहे थे कुछ दिन कबल, और हाउसिंग सोसाइटीज इनफेक्ट और अपनी आखिरी इनिंग्स को नतीजा खेज बनाने के लिए चेयरमैन नैब कितने पुरअज़म है, जरा ये सुनते हैं उन्होंने किस तरह अपने अज़म का इजहार किया था। आखिरी इनिंग में खेल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये यादगार इनिंग रहे। कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया, और वो भी जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया। ये मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि आप दुनिया के किसी गोशे में भी चले जाएं, नैब आपका पीछा करेगा और नैब आपको वापस लाएगा, और लोगों की जो लूटी हुई दौलत है वो उन लोगों तक पहुँचाई जाएगी। अजहर साहब, ये लूटी हुई दौलत वापस आएगी। ये असासे जो 86 करोड़ रुपए के हैं नदीम जिया के, ये हारिस नवाज साहब को भी शक है, मुझे भी जी कि इसकी ट्रेल देखी जाए, पता नहीं किस ये भी कहीं मिलते ना हो किसी सियासी शख्सियत से। आपके क्या राय इस पे अजहर सिद्दीक साहब? अच्छा सैफान, एक बात याद रखिएगा, ये तो पीनट्स हैं। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि सारे के सारे असासे डिक्लेयर करते हैं? ऑफशोर कंपनियां किस लिए बनाएगी? सही बात। ख्वाजा साद रफी की और इन ग्रुप को भी आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी ऑफशोर कंपनियां क्या है। हम कोशिश करते रहती है इनको अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने के वाले से, चीजें और डाटा ढूंढने के वाले से। मैंने आपके प्रोग्राम में आज एक बात बताने लगा हूं आपको, और कि शहबाज शरीफ साहब की भी जो कह रहे थे ना कि थैले की करप्शन नहीं की, स्पेन के अंदर से कुछ डाटा हमें मिला है कि वहां इन्होंने क्या क्या असासे बनाए हैं और क्या क्या डिटेलें हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम वो डाटा आवाम के सामने लाएंगे। सिर्फ ये इशू नहीं है, आपको समझना है कि
क्या, यानी मैंने आपके सामने ए रेवेन्यू का बड़ा वाज़ेह तौर पर बताया था। अभी तो बात खत्म होगी कि रेलवे की कारकर्दगी की फोरेंसिक ऑडिट हुआ, उसमें ख्वाजा साद रफीक की इन्वॉल्वमेंट, पैसा किस तरह रेलवे इंजन खरीदे, वो सारा एक रेफरेंस है। अभी तो वो सामने नहीं आया है। अभी तो मैं बता रहा हूं कि ये बड़ी थोड़ी सी पीनट्स आपके सामने है। अजब करप्शन की गजब कहानियां। बुनियादी तौर पर वजह ये है कि ये एक्सेस नहीं देते। और ये जो चेयरमैन नैब साहब कह रहे थे, इसका गवाह, इसका मुझे अंदाजा है कि मैं पिछले 3 साल से डाटा इकट्ठा कर रहा था 56 कंपनियों के बारे में। मैं मेट्रो ऑरेंज के बारे में कोई डाटा नहीं दिया, कोई इंफॉर्मेशन पे एक्सेस नहीं देते थे। आहत चीमा, ब्यूरोक्रेट, ये सारे लोग बैठे थे। और आपको याद है कि जब आहत चीमा को पकड़ा गया तो उनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी ने हड़तालें की और बाकायदा बगावत करने की कोशिश की। ये तो रिकॉर्ड की चीजें हैं। यानी अब बात सिर्फ इतनी सी है कि मिसाल के तौर पर तहसीलदार प्रॉपर्टीज की डिटेल नहीं देते जो बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, बैंक अकाउंट की डिटेलें नहीं आती थी कि उनका स्टेट बैंक अमल दखल उनका था। एससीसीपी से डाटा नहीं आता था। एससीसीपी ने मेट्रो का डाटा जफर हजाजी की मौजूदगी में नहीं दिया था। एफबीआर के चेयरमैन ने यह डाटा फराहम नहीं किया था। मैंने जब पनामा का केस शुरू हुआ तो उस वक्त बाकायदा एफबीआर को राब्ता किया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाद में आया था, उससे पहले नैब में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने फराहम की और डाटा लेना शुरू किया, लेकिन डाटा तक एक्सेस नहीं दिया। और बुनियादी तौर पर वजह यही है कि यहां ये इंडिपेंडेंट के इदारा जो मैं नैब को कह रहा हूं बार बार, इसको मजीद इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। जो अपना इस वक्त जो चेयरमैन नैब है, मैंने तारीख में ऐसा इंसान नहीं देखा है जो ना डर है ना खौफ है और लफ्ज आखिरी इनिंग्स खेलने का कहा है। इसका मतलब है कि वो नैब को एक ऐसा अदारा बना देंगे जो आपके सामने कमर जमान साहब ने तबाही कर दी थी। उनके अपना बेटा एडवर्टीजमेंट एजेंसी चलाता था और मुखालफिन के खिलाफ पर्चे बनाए उन्होंने, बाकायदा रेफरेंस चल रहे हैं चंद लोगों के खिलाफ। और बाकी हर एक को पता है कि दुबई में कमर जमान साहब क्या करते थे, नवाज शरीफ साहब के कितना करीब थे और उन्होंने बाकायदा उस वक्त के प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी के लगाए। नैब के अंदर डेपुटेशन पे मुख्तलिफ जगह से ऑफिसर लगा के लगाए और बाकायदा एक प्रोसिक्यूटर, तो मैं अलग बात कर रहा हूं कि एक तरह की बाकायदा क्लूसिव और जो गॉडफादर और सिटीजन माफी का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ वो बाकायदा यहां था। और यहां अब मौका आ गया है पूरी कौम को और इमरान खान साहब को भी पूरा नैब को सपोर्ट करना चाहिए। बड़ा दुख हुआ उस दिन जब उन्होंने कहा कि 7% कन्विक्शन रेट है, 70% कन्विक्शन रेट है नैब की। मैं बड़े केसेस देख रहा हूं नैब के, वो एक अलग बात है। मुझे भी बड़े बड़े गिले हैं सिंध के हवाले से और पंजाब के हवाले से। सिंध के अंदर पंजाब से ज्यादा कड़ा एहतसाब है, वहां तो बाकायदा रेफरेंस फाइल होते हैं, जमानतें करानी पड़ती है, ईसीएल में नाम चला जाता है। इस तरह ये जो मुल्ज़िम आजाद फिरते हैं। मैं एक बड़ा अहम सवाल है हारिस नवाज साहब, मैं क्योंकि वो आपके सामने रखूंगा। मैंने अभी सुनवाया था मरियम औरंगजेब साहबा को और मैं जाते जाते ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो छोड़ के गई है कि क्या हमजा शहबाज शरीफ एक टेररिस्ट है जो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला है, और ये वो क्या है जी, वो टेररिस्ट हैं? अगर दहशतगर्द हैं तो बताएं जी कि दहशतगर्द हैं, क्या किसी कलम तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, क्यों डाला है उनको ब्लैक लिस्ट में? ये उनका शिकवा है, ये उनका सवाल है इस वक्त। हारिस साहब क्या जवाब है आपके पास? देखिए ये बात नहीं है कि ब्लैक लिस्ट है, उन्होंने बदनवानी की हुई है, करप्शन के केस में इन्वॉल्व हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं, अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जब पावर पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जिसके अंदर उन्हें सारी आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्फ्लेटेड सैलरीज दी गई हैं। अब जब इंक्वायरी हो रही है और आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर जैसे आपके इसहाक डार साहब चले गए थे और बल्कि उनको अपने प्राइम मिनिस्टर ने अपने जहाज़ में लेकर गए थे, तो इसी तरीके से अगर आप चले जाएंगे हमजा साहब, आपके सामने हसन नवाज और हुसैन नवाज वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, दे आर नॉट कमिंग। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको ईसीएल पर डाला हुआ है, दे कैन नॉट गो आउट, ताकि ये जाके फिर चले जाएंगे, फिर यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तो ये बात गलत है कहने की और इनको सबको पता है, इन्होंने कहीं ना कहीं मिलाप करके कोशिश की होगी शायद स्लिप आउट हो जाएं, लेकिन इंस्ट्रक्शन है वेरी क्लियर, एयरपोर्ट है वेरी अलर्ट, कहीं से भी कोई भी गैर मुतल्लक शख्स जिसको ईसीएल में डाला हुआ है या अंडर वॉच हैं या ब्लैक लिस्ट हैं वो नहीं जा सकते। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए और फिल्मी ग्राउंड पर इस वक्त गवर्नमेंट को अननेसेसरी हमें क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए और चेयरमैन नैब को ट्रांसपेरेंट तरीके से जैसे वो काम कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। मुल्की मफादात में है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सुनहरे रसूम में लिखा जाए। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, अजहर सिद्दीक साहब, मियां अशफाक साहब, आज आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहम तरीन गिरफ्तार से मुंसलिक अहम तरीन हकायक आज प्रोग्राम में हुए, बेनकाब फैक्ट्स और बयानात इस वक्त अमीन भट्ट के हों या इस वक्त नदीम ज़िया के असासाजात या साद रफीक की अपनी स्टेटमेंट्स क्या रही इस हवाले से हमने आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करी। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर जिस पर आपका फीडबैक मौसूल होता है। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।